नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट्स। धातुक्रम भाग संख्या 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपने धातुक्रम के पद पढ़े थे, उसमें जो आपका पहला पद था वो हम लोग पढ़ चुके थे, चूर्णीकरण। चूर्णीकरण। फिर दूसरा पद पढ़ चुके थे, सांद्रण। अब तीसरे पद की बात करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तन और अपचयन। जो तीसरा और चौथा पद है उसको हम बोलते हैं निष्कर्षण। देखिए, तो अगला टॉपिक इसमें तीसरा स्टार्ट हो रहा है, निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। निष्कर्षण। निष्कर्षण से हमारा क्या अभिप्राय है? इसमें दो बातें आती है। इसमें पहला पद होगा ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन, और दूसरा पद होगा अपचयन। दूसरा पद क्या होगा? अपचयन। मतलब हमने 5 स्टेप पढ़े थे, चूर्णीकरण, सांद्रण, वर्जन और निस्तापन, वो इसमें ऑक्साइड में, अपचयन और उसके बाद शुद्धिकरण। लेकिन ऑक्साइड और अपचयन को, या ऑक्सीकरण और अपचयन को हम किस में लेते हैं? निष्कर्षण में। तो परिभाषा पूछ सकता है आपसे, निष्कर्षण किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सांद्रित अयस्क से, सांद्रित अयस्क से क्या करना? अपरिशोधित धातु प्राप्त करना या अशुद्धिकृत धातु प्राप्त करना। सांद्रित अयस्क से, सांद्रण के पश्चात जो अयस्क मिलता है उसको क्या कहते हैं आप? सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क। और सांद्रित अयस्क से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इससे प्राप्त करते हैं अपरिशोधित, अपरिशोधित धातु, या अपरिष्कृत कह दो, अपरिष्कृत धातु प्राप्त करना। क्या कहलाता आपका? ये कहलाता आपका निष्कर्षण। तो क्या कहेंगे आप लोग? धातुक्रम में सांद्रित अयस्क से अपरिशोधित, या यूं बोल सकते हैं अनप्योर्ड धातु प्राप्त करना का प्रक्रम क्या कहलाता है? निष्कर्षण। निष्कर्षण के दो पद, पहला सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन और फिर किसमें? अपचयित हो जाना। तो अब मैं यहां बात कर रहा हूं किसमें? ऑक्साइड में परिवर्तन। और ऑक्साइड में परिवर्तन दो तरह से होता है, एक होगा आपके पास वर्जन और एक होगा आपके पास निस्तापन। एक होगा आपका वर्जन और एक क्या होगा? निस्तापन। आरबीसी बोर्ड का सवाल बन चुका है कि वर्जन व निस्तापन में अंतर स्पष्ट करो, किसे कहते हैं? तो देखो, ये जो निस्तापन है आपका, निस्तापन में क्या होगा? उच्च ताप होगा, उच्च ताप और O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कह दो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में निस्तापन होता है। जबकि इसमें उच्च ताप और ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। निस्तापन किसे कहते हैं? किसी अयस्क को उच्च ताप व ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करना क्या कहलाता आपका? निस्तापन। और वर्जन किसे कहते हैं? उच्च ताप वायु की उपस्थिति में गलनांक से निम्न ताप पर, यह भी गलनांक से कम, यह भी गलनांक से कम। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और दोनों में क्या होता है? उच्च ताप होता है। अगली बात, निस्तापन। दूसरा अंतर क्या बन सकता है निस्तापन में? इसमें जो अयस्क होता है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो यहां पर आप कहोगे इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। निस्तापन से रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जबकि वर्जन से क्या होता है आपका? वर्जन से रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन संभव है या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, निस्तापन किसका किया जाता है? निस्तापन में क्या होता है आपके पास? ऑक्साइड है, कार्बोनेट अयस्क है, जिनके पीछे ऑक्साइड हो, कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, इन अयस्कों का क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। और निस्तापन के परिणाम स्वरूप क्या बाहर निकलती है? या तो CO2 या H2O, या यूं बोल दो ऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की वाष्पशील अशुद्धियां निस्तापन से दूर होती है। जबकि
यहाँ पर क्या होगा, ये किसके साथ होगा, सल्फाइड अयस्क के साथ होगा। ये किसके लिए कारगर होता है, सल्फाइड अयस्क के साथ। या यूं बोल सकते हैं अधातु तत्व जैसे फास्फोरस, जैसे कार्बन, जैसे सल्फर, तो इनकी जो अशुद्धियां होती है, इनकी जो वाष्पशील अशुद्धियां होती है, वो किससे दूर होती है, भर्जन से दूर होती है। एक बात, निस्तापन और भर्जन दोनों से ही अयस्क पोरसेज हो जाता है, मतलब छिद्रित हो जाता है, तो उसमें क्या आ जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। तो दोनों से ही अयस्क कैसा होगा, छिद्रित हो जाएगा। दोनों से ही अयस्क कैसा होता है, छिद्रित होता है। नेक्स्ट अगली बात, जो भर्जन और निस्तापन जिस भट्टी में किया जाता है उसको बोलते हैं परावर्तनीय भट्टी। भर्जन व निस्तापन दोनों के दोनों जो प्रक्रम है वो किस में किए जाएंगे, परावर्तनीय भट्टी में किए जाते हैं, परावर्तनीय भट्टी में। चलिए वापस देखते हैं। तो हमने धातुक्रम के विभिन्न पद देखे थे, जिसमें पहला पद था आपका क्या, चूर्णीकरण। दूसरा क्या था, सांद्रण। सांद्रण की 4 विधियां बताई थी आपको, जाग पल्लवन विधि बताई थी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बताई थी, चुंबकीय पृथक्करण विधि बताई थी और रासायनिक विधि की हमने चर्चा की थी। उसके बाद आज हमने स्टडी किया है सांद्रित अयस्क से अपरिशोधित बिना शुद्ध धातु प्राप्त करना, क्रूड मेटल प्राप्त करना, क्रूड धातु प्राप्त करना, अशुद्ध धातु प्राप्त करना, क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। निष्कर्षण में 2 पद शामिल होते हैं, पहले वो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और फिर धातु का क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन तो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तन देख लेते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तन 2 तरह से हो सकता है, कैसे कैसे, भर्जन और निस्तापन। तो पहली बात तो यही, भर्जन व निस्तापन किसे कहते हैं, अयस्क का उसके गलनांक से निम्न ताप पर, अयस्क का उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। जबकि अयस्क का उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। दोनों में अंतर स्पष्ट करो, राजस्थान बोर्ड में कई बार सवाल आ चुका है। तो आप कहोगे अयस्क का उच्च ताप O2 की अनुपस्थिति, उच्च ताप ऑक्सीजन की उपस्थिति। निस्तापन में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि भर्जन से रासायनिक परिवर्तन होता है। कोई भी क्लोराइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, सल्फेट अयस्क है, फास्फाइड है या कुछ भी है, वो सब ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, उनसे CO2 H2O बाहर निकल जाती है। मतलब इन अयस्कों की वाष्पीय अशुद्धियां दूर होती है और इसमें अधात्मों की वाष्पीय अशुद्धियां क्या होती है, दूर होती है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, भर्जन और निस्तापन किस में होता है, परावर्तनीय भट्टी में होता है। यह भी सवाल RBSE बोर्ड पूछ चुका है, क्या परावर्तनीय भट्टी को सचित्र समझाइए। तो देखो परावर्तनीय भट्टी कैसी होगी, परावर्तनीय भट्टी कुछ ऐसी भट्टी होगी दोस्तों, इस तरह से, जिसका एक साइड थोड़ा ऊपर होगा और एक साइड थोड़ा नीचे होगा। इस भाग की ओर यहाँ पर चिमनी होती है, इसमें इस भाग की ओर क्या होगी, यहाँ पर ये चिमनी है, ये होती है इसकी चिमनी। और ये देखिए आप, ये अस आकार की या कर्व्ड शेप या मेहराबदार छत है इसकी, मेहराबदार छत रखी जाती है। क्यों, यहाँ पर इसमें होगा चूल्हा, और चूल्हे में एक साइड यहाँ पर जलता है इसका ईंधन। तो जिस साइड ईंधन जलता है उस साइड इसका भाग ऊंचा होता है। और ऊंचा होने का कारण यही है कि जैसे ये इस तरह से नत तल रखा जाता है, इसका नत तल रखने से जहाँ ताप गिरता है तो ताप और पानी की ऊष्मा की आदत है, वो कहाँ से, उच्च भाग से निम्न भाग की तरफ जाते हैं। तो देखो अगर इस पट्टी का ढाल लिया जाए तो यूँ ढाल रहेगा, तो ऊष्मा जो है कहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपरी भाग से नीचे भाग की तरफ। इसी कारण यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। इसको बोलते हैं समतापी अवस्था, इसको बोलते हैं समतापी अवस्था। तो परावर्तनीय भट्टी की छत मेहराबदार रखी जाती है, क्यों, ताकि भट्टी का तापक्रम कैसा बना रहे, समान बना रहे। एक तरफ इसमें ईंधन जलता है और दूसरी तरफ इसमें से धुआं चिमनी से बाहर चला जाता है। याद रखें इसमें ऑक्सीजन के एंट्रेंस के लिए यहाँ पर छेद होंगे। तो जब भर्जन होगा तो ये सभी छेद कैसे होंगे, खुले हुए होंगे। जबकि निस्तापन के समय ये छेद, क्योंकि निस्तापन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उस समय ये छिद्र क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। ये इसमें दोनों में डिफरेंस भी है और समानता भी है। भर्जन व निस्तापन परावर्तनीय भट्टी में होता है। भर्जन के समय इसके जो छिद्र होते हैं वो खुले होते हैं, निस्तापन के समय ये बंद होते हैं।
परावर्तनीय भट्टी क्या है? परावर्तनीय भट्टी एक क्या होती है, यूं कह सकते हैं आप कि ढलवे लोहे की बनी हुई एक भट्टी है, ढलवे लोहे से निर्मित एक भट्टी है, जिसमें क्या होगा आपके पास, एक तरफ या यूं बोल दो इसको छत मेहराबदार होती है, जिस तरफ ईंधन जलता है उस तरफ का भाग ऊंचा होता है, दूसरी ओर का भाग नीचा होता है, ताकि भट्टी का तापक्रम कैसा बना रहे, समान बना रहे। ये हो गया आपका ऑक्साइड में परिवर्तन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वर्जन पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, निस्तापन पढ़ लिया। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपचयन की, चौथा। तो निष्कर्षण में नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, निष्कर्षण में नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, निष्कर्षण में अगला है अपचयन। अपचयन, अपचयन, अपचयन भी कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें सबसे पहला अपचयन होता है कार्बन द्वारा अपचयन, कार्बन द्वारा अपचयन, कार्बन द्वारा अपचयन। और कार्बन द्वारा जो अपचयन होता है वो होता है वात्या भट्टी में, वो किसमें होगा, वात्या भट्टी में होगा। इस प्रक्रम को हम बोलते हैं परगलन, जो वात्या भट्टी में होता है इसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग, परगलन। ये हो गया आपका क्या, परगलन। नेक्स्ट दूसरा होता है आपके पास एल्यूमिनो ताप विधि, एल्यूमिनो ताप विधि। दूसरा होगा क्या, एल्यूमिनो ताप विधि, एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रम। नेक्स्ट तीसरा होगा आपके पास स्वतः अपचयन, स्वतः अपचयन, स्वतः अपचयन। चौथा होता है आपके पास इलेक्ट्रो रिडक्शन, वैद्युत अपघटनी अपचयन, वैद्युत अपघटनी अपचयन, वैद्युत अपघटनी अपचयन। और पांचवा होता है आपके पास साइनाइड प्रक्रम, वेरी मोस्ट, कई बार परीक्षा में सवाल रह चुका है, अपचयन का ही एक प्रकार है साइनाइड प्रक्रम, साइनाइड प्रक्रम। सोने और चांदी के लिए किया जाता है, विशेष प्रक्रम है, वेरी मोस्ट। कार्बन द्वारा अपचयन हम सबसे पहले देखते हैं। तो अपचयन के जो प्रकार है आपकी किताबों में वो 4 प्रकार दे रखे हैं, जबकि जो निचालन की विधि है उसमें दे रखा है साइनाइड प्रक्रम। वास्तव में साइनाइड प्रक्रम किसका भाग है, अपचयन का भाग है। तो देखो कार्बन द्वारा अपचयन किस में होता है, वात्या भट्टी में। तो अब हमें यह जानना चाहिए कि वात्या भट्टी की संरचना कैसी होगी। तो देखो वात्या भट्टी जो होगी आपके पास इस प्रकार की संरचना होगी, वात्या भट्टी इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, इसका एक डायग्राम होगा वात्या भट्टी का। पूरी वात्या भट्टी लोहे के धातुक्रम में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर कॉमन बातें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इसमें नीचे की तरफ इधर वायु सुंडिकाएं होती है, यूं मान लो आप, विंडो होती है, खिड़कियां, ये होती है आपके पास वायु सुंडिकाएं, वायु सुंडिकाएं। और इस वायु सुंडिका ये कितना होता है, नीचे के तल से 1/4 भाग पर होता है और ऊपर से ये 3/4 होती है। नेक्स्ट इसमें एक तरफ शुद्ध धातु प्राप्त होती है और एक तरफ अशुद्धि, और प्राप्त अशुद्धि को हम कहते हैं धातुमल, और एक तरफ प्राप्त होता है आपके पास शुद्ध पदार्थ, धातुमल। देखिए अब ये अशुद्धियों के प्रकार अभी 2 मिनट बाद अध्ययन करते हैं, चलो अभी कर लेते हैं इसमें। तो जो अशुद्धियां होती है, देखो दोस्तों, भर्जन और निस्तापन आपने किया था या आपने सांद्रण किया था, वहां से जो अशुद्धियां हैं वो कणिका रूप में प्राप्त होती है, उनको बोलते हैं हम भर्जन, निस्तापन या सांद्रण से प्राप्त जो अशुद्धियां होती है उनको बोलते हैं आधात्री। उनको क्या बोलोगे, आधात्री, या बोल दो उनको गैंग, या बोल दो उनको मैट्रिक्स, एक प्रकार की अशुद्धियां तो ये होती है जो कहां से आई है हमारे पास, भर्जन निस्तापन से आई है। यहां से देखो नीचे की तरफ ताप बढ़ेगा और गली हुई अशुद्धियां प्राप्त होगी, तो यहां से जो अशुद्धियां प्राप्त होगी उसको बोलते हैं स्लग धातुमल। ये होती है आपके पास क्या, धातुमल, या कह दो आप स्लग, स्लैग या स्लग, एक ये प्राप्त हो गई। डायरेक्ट पूछ सकता है धातुमल किसे कहते हैं। वात्या भट्टी से जो आपके पास कैसी गलित अशुद्धियां प्राप्त होती है उनको हम क्या कहते हैं, धातुमल, या इंग्लिश में स्लैग या स्लग कहा जाता है। जबकि वे अशुद्धियां जो कैसे कणिका में, या यूं कह सकते हो
कणों के रूप में प्राप्त होती है उन्हें आप क्या कहते हैं, अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। एक और होती है अशुद्धियाँ किट रूप में प्राप्त होती है, उसको भी 2 मिनट बाद बता दूंगा अभी कि भाई किट रूप में कैसे प्राप्त हो। चलिए वापस, तो आपने क्या पढ़ा, कार्बन द्वारा अपचयन वात्या भट्टी में होता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, परगलन कहते हैं। पूछ सकता है परगलन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे, क्या कहोगे, सांद्रित अयस्क का या वर्जित अयस्क का अपचयन वात्या भट्टी में उच्च ताप पर होने पर उसे क्या कहा जाता है, परगलन कहा जाता है। और एक बात और बता दूं कि ये जो आपके पास उच्च ताप पर होगा 1600 से 1800 केल्विन तक पहुंच जाएगा और इसी कारण वात्या भट्टी में जो अपचयन होता है उसको बोलते हैं उताप, पायरोमेटलर्जी। एक और नाम इसका क्या है, उताप, उताप, उताप धातुक्रम, या आप बोल सकते हैं पायरोमेटलर्जी, पायरो धातुक्रम। क्या बोल सकते हैं इसको, पायरो धातुक्रम। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, वात्या भट्टी की संरचना कैसी होगी। तो वात्या भट्टी जो है लोहे के लिए काफ़ी ऊंची होती है, लगभग 40 से 50 फीट की, और तांबे के लिए होती है 10 से 15 फीट की। नेक्स्ट, वात्या भट्टी में ऊपर की तरफ वन वे होता है, एक मार्गी द्वार, जिसको बोलते हैं कप और कौन। ये देखिए यहाँ पर ऐसे 2 उल्टे सीधे त्रिभुज होंगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम कप व कौन व्यवस्था, कप व कौन व्यवस्था। ये होता है आपका कप और कौन व्यवस्था। नेक्स्ट, जैसे जैसे नीचे की तरफ आप जाते हैं भट्टी का तापक्रम बढ़ता जाता है, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 और 1800 तक। ऐसे नीचे की तरफ जाने पर केल्विन कह दो चाहे आप, ठीक है, और डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ो तो 2100 तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपके पास क्या, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड कह दो, सॉरी केल्विन में बाद में काउंट कर लेना। 200 डिग्री, 400 डिग्री, ऐसे 1800 तक नीचे की तरफ भट्टी का तापक्रम बढ़ता जाता है। पहला सवाल तो यही बन गया कि ये भट्टी का तापक्रम क्यों बढ़ता जाता है। तो देखो, आप ऊपर से क्या डालोगे इसमें, इससे पहले क्या किया था आपने, इससे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन किया था, मतलब वर्जन किया था और निस्तापन किया था। तो आप यहाँ पर जनरली क्या लेते हो, वर्जित अयस्क, वर्जित अयस्क, ये ले लिया आपने। वर्जित अयस्क के साथ में आपने इसको जलाने के लिए क्या ले लिया, कोक या कोयला ले लिया, प्लस क्या ले लिया आपने, गालक ले लिया। ये 3 चीजों को अनुपातिक मिश्रण में मिलाते हैं, वर्जित अयस्क, कोक और गालक, या निस्तापित अयस्क कह दो, एक ही बात है। वर्जित या निस्तापित अयस्क, कोक और गालक, इसको अनुपात में मिलाते हैं। वर्जित अयस्क और निस्तापित अयस्क तो आप समझ गए कि इससे पहले किया था, कोक, कोयला जलाने के लिए डालते हैं। गालक क्या है, तो देखिए गालक किसे कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। और गालक वे पदार्थ जो अशुद्धियों से क्रिया कर अशुद्धियों को किट के रूप में, किट जैसे अपन देखते हैं घरों में जो मक्खन निकालते बिलोना करते हैं, मक्खन में जो मक्खन आपको प्राप्त हुआ है वो कैसा, आपके पास पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है, अर्ध ठोस है। वैसी अशुद्धि आपको प्राप्त हो तो उस रूप में जब अशुद्धि प्राप्त होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम गालक कहते हैं। तो गालक वे पदार्थ है जो अशुद्धियों को क्रिया कर अशुद्धियों को किट के रूप में क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक 2 प्रकार के हैं दोस्तों, एक होता आपका अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, और एक होता आपका क्षारीय गालक। एक होता अम्लीय गालक और दूसरा क्या होता आपका क्षारीय गालक। अम्लीय गालक ऐसे गालक जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्लीय गालक। क्षारीय गालक ऐसे गालक जो, अम्लीय गालक तो क्षारीय अशुद्धियों को करेगा दूर और क्षारीय गालक किसको करेगा, अम्लीय अशुद्धियों को। खास बात है इनके उदाहरण, तो देखो क्षार में याद कर लो आप, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, और इन सबके क्या, ऑक्साइड, BeO, MgO, CaO के ऑक्साइड। नेक्स्ट, अम्लीय गालक V2O5, P2O5, V2O5, SiO2, P2O5, P4O10, ये सभी कैसे आपके अम्लीय गालक है। जनरली 2-4 एग्जांपल याद कर लो। तो देखो वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया अपचयन और कार्बन द्वारा अपचयन। कार्बन द्वारा अपचयन वात्या भट्टी में होता है। वात्या भट्टी में अपचयन की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। वात्या भट्टी में जब आप अपचयन करते हैं तो वहां पर तापक्रम बहुत
ऊंचा रहता है, तापक्रम बहुत ज्यादा रहता है, इसी कारण इस धातुक्रम को उताप या पायरो धातुक्रम भी कहा जाता है। वात्या भट्टी में जैसे ही आप प्रगलन करते हो तो उसके लिए आपको वर्जित अयस्क या निस्तापित अयस्क, कोयला और गालक की आवश्यकता होती है। ये दो तो जानते हैं, गालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो अशुद्धियों से क्रिया कर अशुद्धियों को कीट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय गालक और एक होता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धियों को दूर करता है, जैसे P2O5, V2O5 इत्यादि। क्षारीय गालक जो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है, जैसे BeO, MgO, CaO। नेक्स्ट, अगली बात, गालक हो गए हमारे। अब अयस्क नीचे आया, नीचे की तरफ आते पे ताप बढ़ रहा है, कारण क्या है, नीचे की तरफ वायु सुंडिकाएं हैं, सुंडिकाओं से वायु इंटर करेगी अंदर की तरफ, और जैसे ही वायु अंदर इंटर करेगी अयस्क जलेगा, और जलेगा तो फटाफट जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से जलता है, जिससे भट्टी का तापक्रम क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, नीचे की तरफ आने पर एक छिद्र में से अशुद्धियां बाहर आती है, जिसे धातुमल कहते हैं, और एक तरफ से शुद्ध पदार्थ बाहर आता है जो गला हुआ होता है, क्योंकि इतने उच्च ताप पर गला हुआ अयस्क की क्या होगा, प्राप्त होगा। तीसरी बात, अब यहां पर ताप ऊंचा है, ये भट्टी जो है आपके पास, ये किसकी बनी होती है दोस्तों, यहाँ अग्निशय ईंटों की बनी होती है, थर्मोस्टेट ब्रिक्स अग्निशय ईंटों की बनी होती है। अब ये ईंटें क्या कर सकती है, फट सकती है, जिन्हें ठंडा रखने के लिए बाहर की तरफ क्या लगाया जाता है, वो जल टैंक लगा दिया जाता है। यहाँ पर ये जल से भरा एक टैंक होता है, ये जल का टैंक है, ये हो गया आपका जल टैंक, जिससे समय समय पर ईंटें कैसी होती रहती है, ठंडी होती रहती है। ये हो गया हमारे पास कार्बन द्वारा अपचयन। अब किन धातुओं का होता है, कम विद्युत धनी धातुओं का होता है, इससे कम विद्युत धनी, कम विद्युत धनी धातुएं। और ऐसी धातुएं कौन कौन सी है मित्रों, जैसे जिंक हो गया आपका, एसएन हो गया आपका, जिंक हो गया, एसएन हो गया, जैसे पीबी हो गया, जैसे लोहा हो गया, जैसे कॉपर हो गया। इन धातुओं का जो अपचयन है वो इससे किया जाता है। ध्यान रखें, कभी कभी सवाल ये भी आता है, कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ध्यान दो, कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का अपचयन किससे किया जाता है, वात्या भट्टी से किया जाता है। उच्च ताप पर होगा तो कार्बन से, और निम्न ताप होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। एलिंगम के ग्राफ में इसको पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रख लो कि यहाँ पर जो 893 केल्विन के आसपास है, 893 कह दो, ठीक है, लगभग 893 जो केल्विन ताप होता है उससे कम पर 893, या यूं मान लो ये यहां से 900 से 800 के बीच में, यहां पर इससे निम्न ताप पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक माना जाता है, और इससे उच्च ताप पर कार्बन अच्छा माना जाता है। बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका है। 693 केल्विन पर कौन सा अपचायक बढ़िया है, 693 900 से तो कम ही है, इसका मतलब कौन अच्छा है उसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक है। ये हमारा पहला कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयन पूरा। तो बताइए फर्स्ट अपचयन कौन सा था, कार्बन द्वारा अपचयन, किस में होता है, वात्या भट्टी में होता है। इस विधि को क्या कहते हैं, परगलन। उताप या पायरो क्यों कहते हैं, क्योंकि भट्टी का तापक्रम बहुत उच्च चला जाता है, लगभग 2000 केल्विन के आसपास, और इसी के कारण उसको उताप कहते हैं। नेक्स्ट, वात्या भट्टी में क्या मिलाते हो, अनुपातिक मिश्रण में, जैसे लोहे के लिए होता है 8:4:1। अनुपातिक मिश्रण में अयस्क, कोक व गालक मिलाते हैं। गालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अशुद्धियों से क्रिया कर अशुद्धियों को कीट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। दो प्रकार के, अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धियों को हटाते हैं, क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धियों को हटाते हैं। क्षारीय गालक कौन से, बेटा मांगे कार स्कूटर के ऑक्साइड, और अम्लीय गालक P2O5, V2O5, SiO2 इत्यादि। नेक्स्ट, नीचे की तरफ जाने पर भट्टी का तापक्रम बढ़ता है, क्योंकि नीचे की तरफ वायु सुंडिकाएं होती है जिससे वायु प्रवेशित होती है, और कोयला पूर्णतः जलता है जिससे भट्टी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, 893 से कम ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा है, जबकि उच्च ताप पर कार्बन अच्छा अपचायक है। यह एलिंगम ग्राफ से पता चलता है। नेक्स्ट, किन धातुओं का अपचयन वात्या भट्टी से होता है, कम विद्युत ऋणी धातुएं, जैसे जिंक हो सकती है, एसएन हो सकता है, पीबी हो सकता है, एफई हो सकती है, कॉपर हो सकती है, इन सभी का इससे किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको पूछा जाए धातुक्रम में अशुद्धियों के प्रकार बताओ, तो सबसे पहली बात, गालक से क्रिया करके ठोस कीट निकलता है जिसे हम क्या
मतलब गालक से क्रिया करके कीट रूप में अशुद्धि बाहर निकलती है। अगली बात, सांद्रित अयस्क में या यूं कह दो वर्जन व निस्तापन में जो अशुद्धियां बाहर निकलती है वो कणिका में होती है, जिन्हें हम अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, जबकि वात्या भट्टी के अंत में गली हुई अशुद्धियां बाहर आती है, जिसे आप क्या कहते हैं, धातुमल या स्लग कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा, एल्मुनोताप विधि। किन धातुओं का अपचन इससे किया जाता है? एल्मुनोथर्माइट प्रोसेस या गोल्डस्मिट विधि भी बोलते हैं इसको, गोल्डस्मिट विधि, गोल्डस्मिट विधि, गोल्डस्मिट विधि। किनका किया जाता है? ऐसी धातुएं जिनसे कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता कम होती है। ऐसी धातुएं जिनकी कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड से बंधुता कम होती है, उनका अपचन किससे किया जाता है? एल्मुनोताप विधि से किया जाता है। ऐसी धातुएं कौन कौन सी है? ऐसी धातुएं होगी आपके पास मन करे टी, मन करे टी के ऑक्साइड, जैसे Mn2O3, Cr2O3 और Ti2O3। इन धातुओं का अपचन किससे किया जाता है? एल्मुनोथर्माइट प्रोसेस से किया जाता है। तो पूछा जाए एल्मुनोताप विधि या इसका एक और नाम थर्माइट प्रक्रम, थर्माइट प्रक्रम या गोल्डस्मिट विधि में किन धातुओं का किया जाता है जिनका कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड से बंधुता कम हो? जैसे मन करे टी, मैग्नीज, क्रोमियम और टाइटेनियम के ऑक्साइड। होता क्या है दोस्तों इसमें? देखो, इसमें क्या होगा आपके पास, सबसे पहले एक तांबे का बना क्रूसिबल होता है। एल्मुनोथर्माइट प्रोसेस में क्या होता है? एक क्रूसिबल होता है, यह आपका क्रूसिबल, ठीक है। क्रूसिबल में ऊपर की तरफ फेल्सपार का ढक्कन लगा होता है यहाँ पर, जिससे उष्मा की हानि से बचा जा सके। ये होता है आपका फेल्सपार। नेक्स्ट, अंदर की तरफ क्या होगा दोस्तों? इनमें से कोई एक ऑक्साइड ले लो, नाम से ही पता चल रहा है एल्मुनोताप विधि। एल्युमिनियम को इन धातुओं के ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रखना है, जिससे इसका मिश्रण बन जाएगा। तो देखो यहां होगा आपके पास Mn2O3 प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण बन गया, और इसी मिश्रण को बोला जाता है थर्माइट मिश्रण। क्या बोला जाता है इसको? थर्माइट मिश्रण। इन धातुओं का मिश्रण होगा, उसको आप क्या बोलोगे? थर्माइट मिश्रण। अब इस मिश्रण को जलाना है, वो भी धीरे धीरे, जैसे पटाखे की बत्ती होती है, सीधा जला दिया तो वहीं विस्फोट होगा, बत्ती से वो धीरे धीरे जलता है। तो ऐसे ही इसमें भी आपको एक ज्वलनकारी पदार्थ रखना पड़ेगा, ठीक है। और ज्वलनकारी पदार्थ की एक पोटली बांध दो आप, वो होगा बेरियम, BaO2, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम यहां पर पढ़ो, बेरियम ऑक्साइड कह दो आप, BaO2, बेरियम का ऑक्साइड कह दो आप, इसको हम काम में लेते हैं, बेरियम का ऑक्साइड, ठीक है। ये इसमें क्या होगा आपका? ज्वलनकारी होगा, ज्वलनकारी, ये होता है इसमें ज्वलनकारी। और इस पे क्या बांध दो आप? मैग्नीशियम का फीता लगा दो, मैग्नीशियम रिबन। ये हो गया आपका मैग्नीशियम का फीता, ताकि धीरे धीरे जले। और पूरे उपकरण को एक सैंड बाथ में, रेत से भरे पात्र में रख दो। मिट्टी क्या होती है? धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ही ठंडी होती है। ये बालू है, यहाँ पर बालू रेत, इसका कारण है ये फटाक से गर्म हो सके। अब क्या होगा? जैसे मैग्नीशियम के फीते को जलाओगे, यहां पर आपके पास क्या होगा? मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर पहले ज्वलनकारी पदार्थ जलेगा। ज्वलनकारी पदार्थ के जलने से ये जो आपका थर्माइट मिश्रण जलेगा, थर्माइट मिश्रण जलेगा, ये गर्म होगा, जिससे मिट्टी भी गर्म होगी, और गर्म होकर इसका ताप 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इस ताप पर ये जो अयस्क है इससे क्रिया करेगा, ये Mn2O3 प्लस एल्युमिनियम, और इससे क्या होगा? एल्युमिनियम अपना ऑक्साइड बना देगा, Al2O3 प्लस मैग्नीज धातु आपकी पृथक हो जाएगी। इस तरह से ये आपका क्या हो गया? मैग्नीज पृथक हो गया। ऐसे ही क्रोमियम पृथक हो जाएगा, ऐसे ही टाइटेनियम पृथक हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम एल्मुनोताप विधि या एल्मुनोथर्माइट प्रक्रम या गोल्डस्मिट की विधि। सुन लीजिए दोबारा, होगा क्या इसमें? ऐसी धातुएं जिनका कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंधुता कम होती है, जैसे मन करे टी के ऑक्साइड का अपचन एल्मुनोथर्माइट विधि से या गोल्डस्मिट की विधि से किया जाता है। क्या होता है इसमें? एक क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल में थर्माइट मिश्रण लेते हैं,
जिस पर ज्वलनकारी पदार्थ बेरियम पेरोक्साइड या बेरियम का ऑक्साइड रख देते हैं। नेक्स्ट, उससे मैग्नीशियम का फीता लगा देते हैं, धीरे धीरे जलता है, जलकर ज्वलनकारी पदार्थ जलेगा, भट्टी का तापक्रम बढ़ेगा, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जिससे जो भी ऑक्साइड है एल्युमिनियम से क्रिया कर Al2O3 बना लेगा और धातु पृथक हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम क्या, एल्मुनोथर्माइट प्रक्रम। नेक्स्ट, अगला आ रहा आपका स्वतः प्रक्रम। यह भी सवाल राजस्थान बोर्ड 2017-2018 में पूछ चुका है। स्वतः प्रक्रम किन धातुओं का होता है, कम सक्रिय धातुओं का होता है। इसमें हमारे कोर्स में एक ही है कॉपर, और ये बेसेमर परिवर्तक में होता है। खास बात तो एक ही इसकी अभिक्रिया है जिसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। पहले तो कम सक्रिय धातुएं, कम सक्रिय धातुओं का अपचयन किससे होता है दोस्तों, कम सक्रिय धातुओं का अपचयन होता है स्वतः प्रक्रम से। ऐसी धातुएं कौन कौन सी है, जैसे आपकी पीबी हो गई, जैसे कॉपर हो गई और मरकरी हो गई। यह सामान्यतः जिसमें किया जाता है वो होता है बेसेमर परिवर्तक उपकरण। बेसेमर परिवर्तक में होता है, और नाम से ही काम हो रहा है स्वतः अपचयन, मतलब खुद का खुद से अपचयन। तो इसमें जो ताप होता है उच्च ताप की आवश्यकता नहीं होती, उच्च ताप को प्रयुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि धातु इससे अस्थायी हो जाती है, कम सक्रिय होती है, अस्थायी हो जाती है। तो किया जाता है बेसेमर परिवर्तक हम कॉपर के धातुक्रम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल एक रिएक्शन याद करनी है ताकि आपको पूछा जाए स्वतः अपचयन किसे कहते हैं, खुद का खुद से अपचयित हो जाना। ठीक है, जैसे यहां पर होगा आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस क्यूप्रिक सल्फाइड, ये आपस में स्वतः अपचयित होगी कम ताप पर, स्वतः अपचयित होगी, जिससे SO2 गैस बाहर, तो इसके 2 मोल ले लो, तो यहां से 4 और 2 6, तो एक तो बन गया आपका 6Cu प्लस यहां से बाहर चलेगी SO2 गैस। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वतः अपचयन की रिएक्शन, और ये किसमें होती है संपन्न, बेसेमर परिवर्तक एक नाशपति के आकार की भट्टी होती है, कॉपर के धातुक्रम में उसका अध्ययन किया जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है स्वतः अपचयन का उदाहरण किसके लिए किया जाता है, कॉपर के लिए किया जाता है, और इससे प्राप्त ये जो तांबा है ये कहलाता है फफोलेदार तांबा। फफोलेदार तांबा इससे प्राप्त होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो। स्वतः अपचयन किसका होता है, कम सक्रिय धातुओं का, जैसे पीबी का, कॉपर का, मरकरी का। सामान्यतः बेसेमर परिवर्तक में होता है, उच्च ताप पर नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्थायी होता है। इसकी अभिक्रिया क्यूप्रिक सल्फाइड की क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन होने पर SO2 गैस बाहर चली जाती है, तांबे की सतह पर फफोले उठते हैं, इसे फफोलेदार तांबा कहते हैं, जो स्वतः अपचयन का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अगली बात आती है आपके पास इलेक्ट्रो धातुक्रम। इलेक्ट्रो धातुक्रम कह सकते हो उसको, या वैद्युत अपघटनीय अपचयन। वैद्युत अपघटनीय अपचयन में क्या होगा दोस्तों, तो देखो जो वैद्युत अपघटनीय अपचयन है आपका, यहीं तक है अपचयन, तो साइनाइड प्रक्रम तो विशेष प्रक्रम है। वैद्युत अपघटनीय जो अपचयन है इसमें क्या होगा, विद्युत की उपस्थिति में होगा। किसका होता है, अधिक सक्रिय धातुओं का। अधिक सक्रिय धातुओं का क्या होता है आपका, वैद्युत अपघटनीय विधि से होता है, जिसमें अधिक सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इत्यादि धातुओं का अपचयन किससे होता है, विद्युत अपघटनीय विधि से होता है। नेक्स्ट, अगली बात, इसके लिए क्या करते हैं, वैद्युत अपघटनीय अपचयन भी होता है और वैद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण भी होता है। तो पूरी विधि तो हम शुद्धिकरण में देखते हैं, यहां तो सिर्फ 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अधिक सक्रिय धातुओं का होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यूं बोल दो क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं जनरली। नेक्स्ट, इसके लिए क्या करते हैं हम, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका शुद्ध पदार्थ होगा वो तो जमा होगा शुद्ध पदार्थ तो जमा होने वाला किस पर, कैथोड पर, और जो अशुद्धियां जमा होने वाली है, अशुद्धि जमा होने वाली है, वो किस पर जमा होने वाली है, एनोड पर अशुद्धि जमा होने वाली है। शुद्धिकरण में इसको पूरी डिटेल देखेंगे, लगभग यही है, सेम ही। नेक्स्ट, अगला आता है साइनाइड प्रक्रम। तो साइनाइड प्रक्रम क्या होता है, देखो साइनाइड प्रक्रम किसके लिए होता है, सोने और चांदी के लिए काम में लेते हैं। एक सोना और एक क्या कह सकते हो आप, चांदी, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए काम में लिया जाता है। इस विधि को मैक ऑर्थर साइनाइड प्रक्रम कहते हैं, पूरा नाम इसका मैक ऑर्थर
साइनाइड प्रक्रम, मैक ऑर्थर साइनाइड प्रक्रम कहा जाता है इसको, ठीक है। मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रक्रम या मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस कह दो आप। नेक्स्ट होता क्या है इसमें, यह भी राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा जा चुका है। क्या किया जाता है इसमें, इसमें सबसे पहले धातु का अयस्क ले लेते हैं और अयस्क लेकर क्या करते हैं, उसको NaCN से क्रिया कराते हैं। NaCN से क्रिया कराकर संकुल प्राप्त करते हैं। उस संकुल को जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। जिंक धातु से क्रिया होने के पश्चात क्या होगा, जिंक धातु कम सक्रिय धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, और इसी कारण इसको अपचयन बोला है, ठीक है। विस्थापित कर देगी, जिससे संकुल तो बन जाएगा जिंक धातु का और सोना और चांदी आपको प्राप्त होगा। जैसे देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं सिल्वर की बात। इसका प्रमुख अयस्क होता है Ag2S, सिल्वर ग्लांस। इसकी क्रिया मैंने 4NaCN से कर दी। NaCN से क्रिया कराते हैं और संकुल बनाते हैं। तो संकुल में हमेशा केंद्रीय धातु किसकी होती है, डी ब्लॉक की होती है। तो देखो धनायन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो पहले तो Na2S बाहर चला गया, 2 Na और एक सल्फर, तो माइनस हो गया आपका Na2S, ठीक है। पीछे क्या बच गया दोस्तों, 2 Na, तो ये हो गया आपका Na। जो संकुल होता है, संकुल का केंद्रीय धातु हो गया डी ब्लॉक, तो Ag, और उसके साथ कौन जुड़ गया आपका Cn। अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ लगा दो 2, यहाँ लगा दो 2, देखो बैलेंस हो गया। Na कितने हो गए 2, Na ये हो गए 2 और 2 4। Ag कितने हो गए 2, Ag कितने हो गए 2, Cn कितने हो गए 4, तो यहाँ पर 2 × 2 4। यह आपका एक संकुल प्राप्त हो गया। उपर्युक्त जो संकुल प्राप्त हुआ है, उपर्युक्त संकुल की क्रिया आप किससे करा दो, उपर्युक्त संकुल की क्रिया आप किससे करा दीजिए, जिंक धातु से करा दीजिए। जिंक धातु हम विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो तीसरा पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सक्रियता श्रेणी, उस सक्रियता श्रेणी में जिंक धातु Ag धातु से क्या होती है, अधिक सक्रिय होती है, इसलिए यह धातु इसको विस्थापित कर देगी। और जैसे ही विस्थापित करेगी, देखो क्या बन जाएगा, यहाँ बन गया Na2, यहाँ बन गया Zn, और ये हो गया आपका Cn का 4, और ये आपकी चांदी का हो गई बार। तो देख लीजिए, आपने चांदी के अयस्क से क्या प्राप्त कर लिया, चांदी प्राप्त कर ली। और इसी विधि को बोलते हैं आप मैक ऑर्थर साइनाइड प्रक्रम। यह है आपका क्या, साइनाइड प्रोसेस हो गया। तो ये आज आपका क्या हुआ दोस्तों, वर्जन हो गया, निस्तापन हो गया और अपचयन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में हम सोने के धातुक्रम को देखेंगे और उसके साथ शुद्धिकरण को देखेंगे। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।